ये है क्वेश्चन नंबर 44। एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से एक ओपन ऑर्गन पाइप और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक ही जैसे आप देख रहे हैं रेजोनेंस में आ गए, एक ही जैसा उनमें फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ। तो आपने दोनों के फ्रीक्वेंसी लिखकर एक के क्लोज्ड वाले के फर्स्ट ओवरटोन और ओपन वाले के थर्ड ओवरटोन को इक्वेट कर दिया। ठीक, It was 46. 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में ए पाइप लोअर्ड इन immersed in water such that the length of 42 भी बता दो। 42 वेट कर लीजिए, 46 देख लीजिए, फिर 42 पर आते हैं हम लोग। 46 में चेक करिए, ए पाइप लोअर्ड इन immersed in water such that the length of air column from the top open and has a certain length 25 सेंटीमीटर। स्पीड दे दिया गया और 1750 के साथ ये रेजोनेंस में आ रहा है। By what minimum distance should the pipe be raised in order to make the air column resonant against the same tuning fork? तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी 1750 और वेलोसिटी ऑफ साउंड 350। तो 1750 F इक्वल्स टू V by 2L, F इक्वल्स टू V by 4L, 350 by 4L1 पहला रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस। अब मुझे सोच के बताओ यहाँ L1 कितना आ गया? L1 आ गया 3504 इंटू 1750। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 1/20 मीटर, या ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। L1 आ गया 5 सेंटीमीटर, तो L2 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, L1 आ गया है 5 सेंटीमीटर, L2 हो जाएगा 3 इंटू 5, L3 हो जाएगा 5 इंटू 5, L4 हो जाएगा 7 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 एक तो हो गया 25। तो यदि 25 एयर कॉलम है तो आप मत खींचो बाहर, तब भी वो रेजोनेंस में आ सकता है। और या बाहर खींचना ही है तो अगला आने वाला है 35, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर खींच सकते हैं आप। यदि 10 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे तो भी रेजोनेंस में आ सकता है। ये 25 सेंटीमीटर एयर कॉलम का यदि लेंथ दिया हुआ है पानी के ऊपर, तब हम ये कह रहे हैं कि या तो मत खींचो बाहर, या 10 सेंटीमीटर खींचेंगे बाहर तो भी वो रेजोनेंस में आएगा। आंसर देख लो, दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं 46 में, या तो 10 सेंटीमीटर पुल करेंगे या कुछ नहीं पुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 42 चेक करिए एक बार। 42 वाले में हमसे कहा गया ओपन ऑर्गन पाइप है और L लेंथ का है, और दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप है L+X लेंथ का है, और बीट्स फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे बताने को कहा गया। ध्यान से देखिए, जब आप बात करते हैं बीट्स, F बीट्स क्या लिखते थे? F1 माइनस F2। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2/L माइनस V/2 L+X। एलसीएम ले लिया, V/2 कॉमन आ गया, 1/L माइनस 1/L+X। यहाँ V/2 कॉमन लेने के बाद एलसीएम लिया, ऊपर आ गया X, नीचे आ गया L इंटू L+X। अब ये जो बीट्स फ्रीक्वेंसी है, यदि मैं अप्रोक्सीमेट करने की सोचता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट करने का क्या आइडिया हो सकता है कि X को मैं नेग्लेक्ट कर दूं। यदि X नेग्लेक्ट कर दूंगा तो V X by 2L स्क्वायर, ठीक है।
Vx बाई 12x² हो जाएगा। सर आपने ऊपर वाला क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर दिया? अरे भाई जीरो थोड़े न करना है, L और X में L बहुत बड़ा है, X बहुत छोटा है, L प्लस X L के बराबर लिख सकता हूं मैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। तो ये आ गया Vx अपॉन 12l²। ओके, क्या ये आइडिया समझ में आया क्वेश्चन नंबर 42 के लिए? यस सर। नेक्स्ट नंबर बताइए जो डाउटफुल हो आप लोगों के लिए। 49। 49 में ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकेंड रेजोनेंस का लेंथ दिया गया है और ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, मतलब ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो n के साथ ये है रेजोनेंस में। आप मुझे याद करके ये बताइए कि जब आप कहते थे फर्स्ट रेजोनेंस ये फ्रीक्वेंसी n, f के बदले क्वेश्चन में है n, और यहां पर था वाटर कॉलम, तो फर्स्ट रेजोनेंस के लिए जो एयर कॉलम का लेंथ होता था L1, तो हम क्या देखते थे वहां वेव बनता, कैसा वेव बनता? ऐसे, और एंटीनोड यहां नहीं बन के थोड़ा सा ऊपर, तो वो कितना ऊपर, यही तो हमसे पूछा गया है। तो L1 प्लस ई किसके बराबर हो गया? λ/4। λ1/4। और जब आप बात करते हैं सेकेंड रेजोनेंस, तो सेकेंड रेजोनेंस में इसी तरह देखेंगे तो L2 प्लस ई कितना हो जाता था? 3λ/4। सर इसका क्या चक्कर है? तो याद करिए ना, यदि आप सेकेंड रेजोनेंस की बात करते थे तो सेकेंड रेजोनेंस में ये जो L2 होता था, L2, हाँ, यदि सेकेंड रेजोनेंस की मैं बात करता हूं तो सेकेंड रेजोनेंस में ये जो L2 हुआ करता है, इस L2 के लिए यहां देखिए ट्यूनिंग फॉर्क मैंने रखे, और ट्यूनिंग फॉर्क मैंने रखे, इस ट्यूनिंग फॉर्क के नीचे यहाँ फर्स्ट ओवरटोन बनाना है हमें। फर्स्ट ओवरटोन यहाँ क्या बनता था? एक पूरा लूप और एक चौथाई, आधा लूप, आधा लूप, आधा लूप, सही है आपका आइडिया। तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाता था, कितना ऊपर? तो ई ऊपर। अब उससे क्या आ गया? 3l/4, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ 1 2 3 3l/4, 3λ/4 L2 प्लस ई। अब मुझे ई का वैल्यू चाहिए, तो इन्हें डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही आ गया L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई इक्वल्स टू 1/3। 3l1 प्लस 3e इक्वल्स टू L2 प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ट्वाइस ई हो गया L2 माइनस 3l1, और ई का वैल्यू आ गया L2 माइनस 3l1/2। ये तो मैंने पिछले टर्न पे भी कहा कि ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड करेक्शन। तो एंटीनोड डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड कितना ऊपर बनता है? तो जो पाइप है उस पाइप के एंड के कुछ आगे ऊपर, कितना ऊपर? ये जितना ऊपर बनता है दैट इज ई का वैल्यू यदि डायमीटर से रिलेट करके देखते हैं तो 0.3 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ई का वैल्यू आ गया L2 माइनस 3l1 अपॉन 2। नेक्स्ट 52, यदि हम लोग देखें 52 के लिए, एक ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 280 हर्ट्ज ये प्रोड्यूस करता है 10 बीट्स सोनोमीटर वायर के साथ, और यदि स्ट्रिंग का टेंशन इंक्रीज कर दूंगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रिंग में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रिंग वाले सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अब जो है 11 बीट्स का हो गया। तो ध्यान से देखिए कहानी क्या है। 280 ये
सोनोमीटर वायर, और यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी है 280 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क का, और इसका F2 हमें नहीं पता। तो F2 हमें नहीं पता, F1 हमें दिख रहा है। F बीट्स कितना है 10, तो F2 क्या क्या हो सकता है? F2 हो सकता है 290 हर्ट्ज या 270 हर्ट्ज। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं टेंशन इंक्रीज करूंगा, ध्यान से देखिएगा, यदि इसके वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं F2, तो फॉर्मूला लिखते हैं V/12 टाइप। यदि F2 हम लिख रहे होते हैं V/12, उसमें वेलोसिटी मान लो n है, नंबर ऑफ लूप, तो n V/12, n/12 और √T/μ, √T/μ। क्यों? हाँ, आपने यदि टेंशन को बढ़ाया तो टेंशन बढ़ाया तो F2 बढ़ेगा, और F2 यदि 290 से 291 हो गया तो डिफरेंस हो जाएगा 11 का, और यदि 270 से 271 हो गया तो डिफरेंस हो जाएगा 9 का। जबकि टेंशन आपने क्या किया है? टेंशन आपने बढ़ाया है, टेंशन को बढ़ाया है, तो F2 बढ़ेगा, और F बीट्स का जो नया वैल्यू है ये हो गया है 11 हर्ट्ज। तो F बीट्स बढ़ेगा कब? जब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सा हो? जब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो F2। यदि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F2 होगा तो आप टेंशन F2 का 290 होगा, तो टेंशन बढ़ाएंगे वो 290 से 291 हो जाएगा, तो 11 का डिफरेंस हो जाएगा। यदि 270 होता और 270 से 271 हो जाता तो 9 का डिफरेंस हो जाता। तो हमें नया फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है? 29 नया फ्रीक्वेंसी बीट्स फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, बढ़ता हुआ नया बीट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो जो हम वो सोनोमीटर वायर का इनिशियल फ्रीक्वेंसी देख रहे होंगे वो 290 हर्ट्ज होगा। ये था किसके लिए? ये क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सोनोमीटर वायर के 290 हो गया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 53। दो ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में कहा गया है, 256 और 262। 6 का डिफरेंस। An unknown note sounded at the same time as A produces beats. When the same note is sounded with B, beats frequency is twice as large. ध्यान से देखिए, A का 256, A का देखिए A का मैं लिख रहा हूं 256 हर्ट्ज, और B इससे ऊपर है ना, तो B को मैं यहां जगह दे रहा हूं 262 हर्ट्ज। अब एक तीसरा कोई है, तो तीसरा जो होगा उसके बारे में देखते हैं। या तो 256 से F ऊपर होगा, F बीट्स, या 256 से F बीट्स नीचे होगा। और दूसरा आइडिया दिया गया है कि जब उस नए वाले ट्यूनिंग फॉर्क को ये आपने इसे कहा FC, या तो FC ये हो सकता है या FC ये हो सकता है। और क्या कहा गया? और ये कहा गया कि 262 के साथ जब हम उनका डिफरेंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है B वाला, और आप 262 के साथ जब देखते हो तो उससे पहले जितना बीट्स का था उससे ज्यादा अंतर आ रहा है। 262 प्लस ट्वाइस F बीट्स, या 262 माइनस ट्वाइस F बीट्स, ये कहानी है। मतलब आपको इन ऐसा ऑप्शन लेना है जो इन चारों को जस्टिफाई करे, इन चारों में से दो को जस्टिफाई करे।
इन चारों में एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता यार, सही में नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, तो एक काम करते हैं ऑप्शन लेके चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लेके देखो तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन का आंसर क्या दिया गया है, ए आंसर कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, 53 वाले में देखिए 268 के बारे में क्या विचार है, 268 इन दोनों से ऊपर है, तो 268 का 62 से डिफरेंस क्या है 6, और 56 से डिफरेंस क्या है, और ये वो तो 12, जबकि हमें डबल किसके साथ चाहिए, बी के साथ, तो वो 268 वाला हमारे काम का नहीं है। दूसरा देखते हैं बी वाला, 260 वाला का बी से कितना डिफरेंस है 2, और ए से कितना डिफरेंस है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ए के साथ डबल है, हमें किसके साथ डबल चाहिए, बी के साथ जो है डिफरेंस वो पहले वाले से जितना था उसका डबल चाहिए। 250 के साथ चेक करो, 250 के साथ 62 का कितना है 12, और 56 का कितना है 6, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये आइडिया समझ में आया क्या विशाल? तो हम लोग ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन में चलकर काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 53 के लिए हम सारा कहानी देख रहे थे। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 56 इन ए टेस्ट ऑफ सबसोनिक जेट flies over a head at an altitude 100 meter. At what altitude should the plane so that ground noise is not greater than 20? ध्यान से देखिए 100 मीटर पे है 160, यहां पर एक जेट देखिए, ये 100 मीटर के ऊंचाई पे है, तो यहां पर इंटेंसिटी है 160 डेसिबल, और इंटेंसिटी साउंड का मैं I1 मान लेता हूं, और जब ऊंचाई हमने बदल दी, ऊंचाई कर दिया h, ज्यादा ऊंचा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 डेसिबल, ज्यादा ऊंचाई से गुजरे तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगा ये मैंने कह दिया I2। अब मुझे ये बताइए जेट की जो लंबाई होगी उसको मैं यदि पॉइंट मास मान लूं, तो पॉइंट मास पॉइंट सोर्स के लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट है कि नहीं, फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ध्यान से देखिएगा 160 माइनस 120, यहां लिखता हूं 160 माइनस 120, साउंड लेवल 1 माइनस साउंड लेवल 2, ये कितना आ जाता 10 log I1/I2, और ये हो जाता 10 log H2 स्क्वायर बाई H1 स्क्वायर, H2 स्क्वायर बाई H1 स्क्वायर। तो ये जो 40 है ये किसके बराबर आ रहा है, 20 log H2/H1 स्क्वायर को मैंने log के लेफ्ट साइड में ले लिया, तो ये 2 इक्वल्स टू log H2/H1, ये 10 to the power 2 इक्वल्स टू H2/H1 log हटा के, तो H2 किसके बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर H1, 100 into 100 इक्वल्स टू 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर। मतलब कितने ऊंचाई पर भेजना पड़ेगा मुझे उस जेट को, यदि 10 किलोमीटर के ऊंचाई से यदि गुजरे तो क्या होगा, लाउडनेस जो हम कानों में महसूस कर रहे हैं वो कम हो जाएगी, लाउडनेस जो हम महसूस कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? मैंने साउंड लेवल का डिफरेंस देखा, और इंटेंसिटी का पॉइंट सोर्स के लिए ये आइडिया हमारे पास है। इंटेंसिटी के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटेंसिटी के लिए ये मैथमेटिकल आइडिया समझ में आ रहा है, 10 स्क्वायर, वो लॉग हटाते हैं ना तो दूसरी तरफ 10 के पावर में चले आते। बताइए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 57
ध्यान से देखिएगा कि जब अप्रोच कर रहा है 57 ही है ना, सोर्स जब अप्रोच कर रहा है तो जो ये ऑब्जर्वर है, ये जो रिसीव कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कितना है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ डैश, ये कितने के बराबर लिखते हैं आप, v अपॉन v माइनस v इंटू एफ, और ये हो जाता f प्लस 10% ऑफ f, 10f/100। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन देखो, यदि ये सोर्स रिसीड्स होता, मतलब ऑब्जर्वर से दूर हटने लगता, जब ये सोर्स निकल करके आगे जाने लगता, रिसीड्स होता, दूर हटता, तब जो है वो एफ डबल डैश लिखते v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एफ, और ये हो जाता f माइनस 10f/100, 10% जो है वो कम हो जाता। ये दो इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सर सॉल्व कैसे करूं, वही तो नहीं पता। चलिए मैथमेटिक्स खेलते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं डिवाइड ही कर देता हूं, टेंशन खत्म करो। डिवाइड करता हूं, v प्लस वी एस न्यूमरेटर में, v माइनस वी एस डिनोमिनेटर में। इलेवन वी माइनस 11 VS, तो ये हो जाएगा 20 VS इक्वल्स टू 2V। तो VS इक्वल्स टू कितना हो गया, V/10। VS कितना हो जाएगा, V/10। जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा वो V/10 आने वाला है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मैंने कंसेप्ट यूज किए हैं ना 57 में, इसके ऊपर लिख दो डॉपलर्स इफेक्ट। ये अगले टर्न पे मैं ये फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा आपको। ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, मुझे अभी अभी याद आया है कि आपने इसको सीखना बाकी है, अगले टर्न पे इसे देखते हैं। तो ऊपर आप लिख दें डॉपलर इफेक्ट, यहाँ कहानी में लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स रिलेटिव मोशन में होते हैं तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है एक्चुअल से, ये इवेंट कहलाता है डॉपलर्स इफेक्ट। और इसके लिए कंडीशन होता है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों का जो स्पीड हो रिलेटिव में, जो अलग अलग भी स्पीड हो, वो स्पीड ऑफ साउंड से कम हो। बताइए। हाँ तो मैं देख लेता हूँ, ये अभी छोड़ दीजिएगा आप, यदि परेशानी हो तो अगले टर्न पे फिर जब मैं बता दूंगा डॉपलर्स इफेक्ट तो फिर से उसे ट्राई कर लीजिएगा। 59 में भी डॉपलर्स इफेक्ट का यूज हुआ है, 60 में भी डॉपलर्स इफेक्ट का यूज हुआ है। तो ये अगले टर्न पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर एक बार 50 बता दो। 50 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे सामने है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेंथ L और थर्ड ओवरटोन में ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, थर्ड ओवरटोन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ध्यान दीजिएगा, नोड एंटी नोड, ये हो गया फंडामेंटल। एक एंटी नोड देते ही फर्स्ट ओवरटोन, एक एंटी नोड और अप्लाई करने से सेकंड ओवरटोन, एक एंटी नोड और अप्लाई करने से थर्ड ओवरटोन। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये लेंथ कितना है, L।
अब यहां गौर करिए, आपने लूप देखना है, कितने लूप यहां देखना है? तो 3। अब ये सारे जो लेंथ हैं ये कितने हो गए? 1 λ/4 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 λ/4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 λ/4 किसके बराबर? L के बराबर। λ/4 किसके बराबर? L/7 के बराबर। तो बंद वाले सिरे से आप यदि L/7 इधर आएंगे तो कौन मिलेगा? एंटीनोड मिलेगा। तो स्टैंडिंग वेव में यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या होगा? यहाँ तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही होगा। तो बंद सिरे से L/7 के डिस्टेंस पर कितना एम्पलीट्यूड मिलने वाला है? यही मैक्सिमम, A के बराबर। अब यदि कोई पूछे कि बंद सिरे को मैंने x0 कह दिया, तो बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां एम्पलीट्यूड A/2 मिलेगा या A/√2 मिलेगा? कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जहां A/√2 मिलेगा? ये एक्स्ट्रा मैंने आपसे पूछा। तो यदि L/7 पे तो वो तो वही पॉइंट हो गया जहां एम्पलीट्यूड A ही है, वही आंसर हो गया। लेकिन अब यदि मैंने A/√2 पूछा कहां पे होगा, तो ध्यान से सुनिए, आपको पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड लिखना सिखाया गया है। पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखते हैं? पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड लिखते हैं जो A/√2, वो किसके बराबर लिखेंगे? मैक्सिमम वाला A और साइन के x, क्योंकि आप आने वाला कहां तक है? x = L तक आने वाले हैं। लेफ्ट साइड में प्लस x एक्सिस मान लिया है मैंने। तो k का वैल्यू अब यहां से कितना हो गया? π/4 किसके बराबर हो गया? kx के। π/4 किसके बराबर हो जाएगा? 2π/λ के। और लैम्डा के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? 4L/7। तो यहां से देखिए पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, इधर 1 आ गया, x का वैल्यू हो गया 1/L/14। L ऊपर गया और L/ नीचे आ गया 14। L/14, वो जो L/7 है ना, उसका भी हाफ कर दो। तो L/14 वाले डिस्टेंस पे नोड से ऐसा पॉइंट है जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A/√2। L/14 पे आप देख रहे होंगे A/√2 मिलेगा। क्या ये आइडिया समझ में आया? और ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां A/√2 होगा? ध्यान से देखिए, एक लूप में 2 पॉइंट, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 पॉइंट हो जाएंगे। अरे यहाँ A है ना, तो A के बगल में तो होगा ना A/√2। हाँ ना, वो पोजीशन, पाइप में ऐसे कितने पोजीशन होंगे जहां एम्पलीट्यूड A/√2 होगा? तो एक लूप में 2 पोजीशन होंगे, एक के लेफ्ट और राइट। तो ये समझ में आ गया? और कोई नंबर हो, क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहें बताएं। 40 से 60 के बीच और कोई नंबर आप पूछना चाहें तो प्लीज बताएं मुझे। तो ये जो टेस्ट आ रहा है उसमें थर्मोडायनामिक्स सब तो आएगा ही, बाकी साउंड आएगा उसमें, वेव्स पूरे सिलेबस आएंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है। संडे टेस्ट है, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, ठीक। तो मुझे लगता है पूरा साउंड आएगा कंप्लीट, ठीक। आप लोग यदि सारे स्टूडेंट रहते तो मैं आधे घंटे कुछ नया भी पढ़ा देता, लेकिन है कम स्टूडेंट, आप लोग केवल 13-14 स्टूडेंट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 5-6 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट एब्सेंट भी हैं। यदि 10 स्टूडेंट एब्सेंट हैं तो मैं नया तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप लोग इनमें कोई क्वेश्चन फिर से पूछना चाहें तो पूछिए, 40 से 60 के बीच।
उनमें लास्ट के तो 2-3 मैंने कहे कि अगले टर्न पे आपके समझ में आएगा, जिसमें था ये 57 से 60, 57 से आगे वाले सारे जो हैं वो डॉपलर्स पे हैं, अगले टर्न पे आप समझ जाएंगे। 67 वाला बीट्स का है, वहां आप देखिए तो 1 सेकंड में किसमें ज्यादा आपको बीट्स दिख रहा है, तो वो अंदाजा लगेगा। 68 से 70 केवल प्रेशर का जो आप रिलेशन जानते हैं डिस्प्लेसमेंट से, उस पे बेस्ड है। आगे आप जाएंगे तो आगे भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होमवर्क तो वैसे अगला नेक्स्ट कंटिन्यूटी में आप चले जाइएगा, 20 या 40 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन बुक आपका है। अगले लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं डॉपलर्स, उसके अगले में देख लेंगे इंटरफेरेंस, या इंटरफेरेंस पहले देखते हैं तो उसके अगले में डॉपलर्स, तो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को क्या डॉपलर्स का आइडिया मैं अभी बता दूं? हेलो,